हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम वीरसन कुमार। दिस इज योर मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल शारदा केमिस्ट्री। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पॉलीमर का चर्चा किए थे। पॉलीमर का कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसी पार्ट को इस लेक्चर में संपन्न करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग सारे पॉलीमर्स के विषय में पढ़े थे, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर को नहीं पढ़े थे, और लो डेंसिटी पॉलीमर और हाई डेंसिटी पॉलीमर के विषय में भी नहीं पढ़े थे। तो चलिए आज जो बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे, और उसके साथ बहुत ही छोटे और खूबसूरत सा क्वेश्चन जो किसी भी कंपटीशन में पूछा गया हो, चाहे वो नीट का हो, मेंस का हो, AIPMT का हो, एम्स का हो, BHU का हो, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को क्या करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन तो इसे पूछना ही पूछना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है या बोर्ड में जो पूछा गया अलग अलग वो सब करेंगे। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में हम बोल के समझाएंगे, ठीक है। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट जैसे हम समझाएंगे वैसे हिंदी में भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, यानी क्या, रबर का गंधीकरण। रबर का गंधीकरण कैसे किया जाता है? तो इसमें सल्फर लिंकेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर लिंकेज पाया जाता है। सल्फर बंधन इसमें उपस्थित होते हैं, ये सल्फर बंधित होता है। अब एक क्वेश्चन राइज करता है कि रबर का या नेचुरल रबर जो रॉ मटेरियल होता है, वो जिसको नेचर से प्राप्त किया जाता है, उस रबर को वल्केनाइज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसको गंधीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहले रबर का कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं जो नेचुरल रबर का होता है, और नेचुरल रबर के प्रॉपर्टी को जब जान जाएंगे तो उसके बाद वल्केनाइजेशन करवाने के बाद उसके किस प्रॉपर्टी में क्या परिवर्तन हुआ उसको देखेंगे। तो पहले कारण क्या था? तो कहता है कि नेचुरल रबर बिकम्स सॉफ्ट, नेचुरल रबर बिकम्स सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर, यानी आपका प्राकृतिक रबर जो होता है वो आपका मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर रेंज कितना होना चाहिए? 355 केल्विन, यानी 355 केल्विन से अधिक टेम्परेचर पर आपका नेचुरल रबर क्या होता है? सॉफ्ट होता है। एंड ब्रिटल, ब्रिटल कहने का मतलब अगर किसी को नॉक किया जाए तो जैसे शीशा होता है, ब्रिटल नेचर का होता है, उसको नॉक करते हैं तो चूर चूर हो जाता है। तो अगर इसको ब्रिटल नेचर लो टेम्परेचर लगभग 283 केल्विन से कम तापमान पर रखा जाता है नेचुरल रबर को, तो वो ब्रिटल नेचर को शो करता है, और हाई टेम्परेचर पर बहुत ही ज्यादा मुलायम था। ठीक है, जो नेचुरल रबर था उसकी प्रॉपर्टी है इट इज सो हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी नेचुरल रबर जो था उसको वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, उसमें वाटर को सोखने की कैपेसिटी, क्षमता जो था वो अधिक था। दूसरा कहता है कि इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी आयनिक, नॉन आयनिक सॉल्वेंट जो होते हैं भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होगा उसमें वो क्या था? सॉल्युबल था, आसानी से मिल जाता था। और नॉन रेसिस्टेंस टू अटैक बाय, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब अटैक किया जाता था वो रेसिस्टेंस नहीं करता था। ये नॉन रेसिस्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अटैक के द्वारा शो करता था। तो ये कुछ गुण थे किसके? नेचुरल रबर के। और इसी नेचुरल रबर के इसी प्रॉपर्टी को, यही गुण को ओवरटेक करने के लिए, इस गुण को खत्म करके दूसरा गुण, इसमें अलग तरह की क्वालिटी, अलग तरह की प्रॉपर्टी लाने के लिए हम क्या करवाते हैं? वल्केनाइजेशन। तो लिखे हैं टू ओवरकम दिस प्रॉपर्टीज वल्केनाइजेशन अकर। क्या कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी आपको बताया गया कि हाई टेम्परेचर पर सॉफ्ट होता है, लो टेम्परेचर पर ब्रिटल नेचर का होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी अधिक होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अटैक के द्वारा नॉन रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी को शो करता है। इसको ओवरटेक करने के लिए वल्केनाइजेशन करवाते हैं। तो वल्केनाइजेशन के लिए, गंधीकरण के लिए आवश्यकता क्या चीज की होती है? तो कहता है कि सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? रॉ या नेचुरल रबर लिया जाता है हमारे द्वारा, सल्फर को लेते हैं, और टेम्परेचर का रेंज कहां से कहां तक? 373 केल्विन से लेके 415 केल्विन तक तापमान का रेंज रखा जाता है। अब सल्फर जो है वो क्रॉस लिंक करता है
आगे हम दिखाएंगे जहां जहां रिएक्टिव साइट होगा, जहां जहां डबल बॉन्ड होंगे उसका पाई बॉन्ड टूटेगा और वहां से बगल वाले कार्बन पर रिएक्टिव साइट जनरेट करेंगे। अभी हम दिखाएंगे। तो रिएक्टिव साइट पे जाके क्या होता है कि क्रॉस लिंक, ऊपर वाला चेन लीनियर, नीचे वाला चेन लीनियर, दोनों के क्रॉस लिंक के रिएक्टिव साइट के बीच में सल्फर को क्या किया जाता है, रिएक्ट करवा के डाल दिया जाता है। तो डबल बॉन्ड जहां जहां होगा रिएक्टिव साइट सब डबल बॉन्ड एंड डबल, तो उसके बाद जैसे ही हम सल्फर को डालते हैं वैसे ही ये जो प्रॉपर्टी था पहले वाला वो प्रॉपर्टी आपका विलुप्त कर जाता है, नए प्रॉपर्टी जनरेट करता है। अब कहता है कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टाई रबर, यानी टाई में जो रबर इस्तेमाल किया जाता है, जो गाड़ी में टायर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग जब होता है उस टाई के रबर का, तो उसमें क्या किया जाता है 5%, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, 5% सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्रॉस लिंकेज में सल्फर का अमाउंट जो होता है वो कितना रखा जाता है 5%। किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो क्रॉस लिंकेज एजेंट के रूप में 5% सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। टायर जो बनता है, टायर के रबर के फॉर्मेशन में 5% सल्फर का इस्तेमाल क्रॉस लिंकेज त्रियक बंधित एजेंट के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर क्या था डबल बॉन्ड था, यहाँ पर भी क्या था डबल बॉन्ड था, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो एक फ्री रेडिकल रिएक्टिव साइट इसको दिया, एक फ्री रेडिकल रिएक्टिव साइट इसको दिया, एक इसको दिया, इससे पहले हम पढ़े हैं ऐसे, एक इसको दिया, और यहाँ पर दोनों के बीच में सल्फर लिंकेज आ जाता है और इस प्रकार किसका निर्माण होता है आपका वल्केनाइजेशन ऑफ सल्फर। सल्फर को वल्केनाइज करवाते हैं, ये दोनों रिएक्टिव साइट के बीच में सल्फर को रिएक्ट करवा के डाल दिया जाता है। तो गुण क्या सब आ जाते हैं, अब प्रॉपर्टी, पहले ये गुण था, अब रबर में क्या सब गुण आता है, पहले नॉन रेसिस्टेंस अगेंस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीकारक तत्व जो होते हैं उसके प्रतिरोधक क्षमता के अगेंस्ट ये वर्क करता है, यानी इसके प्रतिरोधक क्षमता को ऑक्सीकरण एजेंट घटा सकता है, पहले नहीं घटा पा रहा है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पहले वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी अधिक था, वाटर को सोखने की कैपेसिटी अधिक था, अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका क्या हो गया, घट गया। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो गया है, घट गया है। पहले क्या था, जो स्टेबिलिटी पहले था वो लेस स्टेबल था, हाई टेम्परेचर पर सॉफ्ट था बहुत ज्यादा और लो टेम्परेचर पर ब्रिटल नेचर का था। अब स्टेबिलिटी क्या हो गया, स्थायित्व बढ़ गया है। हार्डनेस पहले क्या था, बहुत ज्यादा मुलायम हुआ करता था, अब हार्डनेस क्या हो गया, पहले से बढ़ गया। सॉफ्टनेस पहले बहुत ज्यादा था, अब सॉफ्टनेस क्या हो गया, घट गया। तो जब वल्केनाइजेशन करवाते हैं तो ये सब प्रॉपर्टी जो है वो इसका खत्म होता है और ये सब गुण उसमें आ जाते हैं। अब इसके बाद लो डेंसिटी पॉलीमर का कहानी है, एलडीपी का, लो डेंसिटी पॉलीमर। लो डेंसिटी पॉलीमर जैसे पॉलीथीन लिए हैं, लो डेंसिटी पॉलीमर में कुछ कंडीशंस, कुछ इसके साथ होते हैं लो डेंसिटी पॉलीमर का। इसमें टेम्परेचर का रेंज 350 टू 570 केल्विन रखा जाता है। प्रेशर जो इसमें लेते हैं 1000 एटीएम से 2000 एटीएम के बीच प्रेशर को रखा जाता है। और ये एलडीपी का जो फॉर्मेशन होता है पॉलीथीन का, वो डाइऑक्सीजन या फिर पेरोक्साइड इंडिकेटर डाइऑक्सीजन या फिर पेरोक्साइड इंडिकेटर के प्रेजेंस में ये आपको रिएक्शन होते हैं और वहां पर पॉलीथीन का निर्माण होता है। ये डाइऑक्सीजन और पेरोक्साइड क्या करता है, ये फ्री रेडिकल प्रोवाइड करता है। क्या करता है, फ्री रेडिकल प्रोवाइड करता है। और वही फ्री रेडिकल की मदद से, इसी फ्री रेडिकल की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि पॉलीथीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रेजेंस डाइऑक्सीजन और पेरोक्साइड का होना जरूरी है। प्रेशर का रेंज हम लोग कितना रखते हैं, 1000 से 2000 रखते हैं। और टेम्परेचर का रेंज कितना रखते हैं, 350 टू 570 केल्विन के बीच टेम्परेचर रखा जाता है। लिखिए, इसको प्रिंट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लिए, लिख रहे हो, मिटा दे, चलो। लो डेंसिटी पॉलीमर के कुछ और भी गुण होते हैं। ये क्या होता है, लो डेंसिटी पॉलीमर आपका ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैद्युत का क्या होता है,
अच्छा चालक नहीं होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का अच्छा चालक एलडीपी आपका नहीं होता है। इसका और भी गुण होता है केमिकली रासायनिक रूप से इनर्ट यानी अक्रिय होता है, टफ एंड सॉफ्ट होते हैं। केमिकली क्या होता है, इनर्ट, टफ एंड सॉफ्ट होता है। कौन आपका एलडीपी, जो पॉलीथीन आपका लिया गया है। तो इसका यूज कहां कहां करते हैं, इसका यूज कहां होता है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ इसका इस्तेमाल हम लोग कहां कहां करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ ट्वाइस फ्लेक्सिबल पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप्स, स्क्वीज बोटल्स एंड इंसुलेटर्स, स्क्वीज बोटल्स, इंसुलेटर्स etc। इसका यूज कहां कहां किया जाता है, तो खिलौना बनाने में, फ्लेक्सिबल लचीला पाइप जो होते हैं, स्क्वीज बोटल्स जो लचीला बोतल्स होते हैं, और इंसुलेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, एलडीपी का, लो डेंसिटी पॉलीमर का। ठीक है, मिटा दे नीचे वाला, इधर लिखिए। अब हाई डेंसिटी पॉलीमर का चर्चा करते हैं। किसका, हाई डेंसिटी पॉलीमर क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीमर का चर्चा करेंगे। किसका चर्चा करेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीमर का। नेक्स्ट पॉइंट, हाई डेंसिटी पॉलीमर, उच्च घनत्व वाले बहुलक, HDP। इसके लिए कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे वो जानते हैं। कंडीशंस में पहले क्या, टेम्परेचर, तो यहाँ टेम्परेचर कितना लिया जाएगा, वहां टेम्परेचर कितना लिए थे, 350 to 517। यहाँ पर टेम्परेचर जो है 333 केल्विन टू 343 केल्विन के बीच। टेम्परेचर कितना लेते हैं, 333 टू 343 केल्विन के बीच लेते हैं। यहाँ पर प्रेशर वहां पर क्या था, बहुत ज्यादा था, यहाँ पर प्रेशर बहुत कम लेते हैं, यानी 6 atm टू 7 atm के बीच प्रेशर रखा जाता है। ठीक है, और यहां पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर, याद रखिएगा इसको पूछता है, नट्टा कैटलिस्ट, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट के उपस्थिति में इसका रिएक्शन करवाते हैं, TiCl4 प्लस ET इथाइलिन एल्युमिनियम, इसका इस्तेमाल लेते हैं। तो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई डेंसिटी पॉलीमर का फॉर्मेशन किया जाता है। ये केमिकली क्या होता है, ये भी केमिकली आपका केमिकली इनर्ट होता है, टफ होता है एंड हार्ड होता है। वो क्या था, केमिकली इनर्ट, टफ एंड, वो क्या था, केमिकली इनर्ट, टफ एंड सॉफ्ट था। ये केमिकली इनर्ट होता है, अक्रियशील, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, टफ और हार्ड बहुत ही कड़ा होता है। ठीक है, अब इसका यूज कहां कहां हम करते हैं, इसके उपयोग कहां कहां किए जाते हैं, तो किसके मैन्युफैक्चर में इसका उपयोग करते हैं, तो बास्केट, डस्टबिन, मैन्युफैक्चर ऑफ बास्केट, डस्टबिन, बास्केट हो गए, डस्टबिन हो गए, बोतल्स, पाइप्स etc। इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है, डस्टबिन में, बास्केट टोकरी बनाने में, डस्टबिन का बॉक्स बनाने में, बोतल्स बनाने में या पाइप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, हाई डेंसिटी पॉलीमर का। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। हो गया, उधर वाला लिखिएगा, इधर वाला मिटाते हैं। तो ये आपका कुछ थियोरेटिकल पार्ट जो बचा हुआ था
उस थियोरेटिकल पार्ट को मैंने देखा कि थ्योरी का कौन सा पोर्शन पॉलीमर का बचा हुआ। ठीक है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर को भी पढ़ लिए, एलडीपी को पढ़ लिए, उसके बाद किसको पढ़े हम लोग, एलडीपी के बाद जो हम लोग पढ़े हैं वो आपका एचडीपी का था, हाई डेंसिटी पॉलीमर। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, किसके, इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, पॉलीमर के क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। पॉलीमर का प्रॉब्लम्स किया जाएगा, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इससे क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे। पॉलीमर का अब जो है पॉलीमर का क्या करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम करेंगे कि पॉलीमर का प्रॉब्लम अभी तक क्या पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यानी कौन सा पॉलीमर आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है वो बताना है। ये आपको एम्स में 2004 में पूछा गया है, बिहार बोर्ड में आपको 2011 में, एम्स का ही क्वेश्चन 4 का 2011 में पूछा गया। तो जो क्वेश्चन कंपटीशन का रहता है उसी क्वेश्चन को अभी जनरली सब बोर्ड में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कहता है कि कौन सा पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल है, यानी जैव के द्वारा, यानी सजीव जीव के द्वारा सड़ गल जाए। वैसे पॉलीमर तो पॉलीथीन तो सड़ेगा नहीं, नायलॉन 6 सड़ेगा नहीं, पॉलीविनाइल क्लोराइड चलेगा नहीं, कौन सा होगा, तो सेलुलोज होगा। कौन सा होगा, सेलुलोज होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चैन ग्रोथ पॉलीमर, चैन यानी श्रृंखला, ग्रोथ यानी श्रृंखला निर्माण बहुलक कौन होगा, जो श्रृंखला का निर्माण करता हो वैसे पॉलीमर के विषय में बताना है। WOF का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कौन है, AIPMT 2004 में पूछा गया है। न्यूक्लिक पॉलीमर जो होता है वो श्रृंखला का निर्माण नहीं करता है, प्रोटीन भी नहीं करता है, श्रृंखला का निर्माण स्टार्च नहीं करते हैं, कौन सा होगा, पॉलीएस्टाइरीन। पॉलीएस्टाइरीन इज चैन ग्रोथ पॉलीमर। तीसरा कहता है कि द मोनोमर ऑफ द पॉलीमर, यानी आपका जो पॉलीमर दिया गया है इसका मोनोमर क्या होगा। तो जरा सा देखिएगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन आया कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड रहा होगा। क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटा होगा तो एक रेडिकल इधर दिया होगा, एक रेडिकल इधर दिया होगा। कहाँ, एक रेडिकल उधर, एक रेडिकल यहाँ। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ होगा, इधर हुआ होगा। अब इसके बाद यही पार्ट जो आपका दिया गया है यहाँ का, यही पार्ट, ये पार्ट फिर इधर आ गया, ऐसे करके ये उठ के यहाँ आया, तो ये पार्ट यहाँ से क्या हो गया, ऐसे फिर यहाँ कार्बोकेटायन यहाँ डबल बॉन्ड रहा होगा, ये रिएक्टिव साइड ऐसे और ये रिएक्टिव साइड है। तो इसका कार्बोकेटायन पूछ रहा है कि ये जो आपका पॉलीमर है इसका मोनोमर कौन होगा, तो मोनोमर यूनिट कार्बोकेटायन का ये पार्ट होगा। अब इसमें देखते हैं कि क्या है, CH2 CH3, इसको तोड़ेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये पार्ट आपका, हाँ ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा ऐसे करके, तो ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन क्या होगा, चैन इधर से बढ़ा होगा, जैसा कि इधर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द पॉलीमर इज फॉर्म बाय कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, नए प्रोडक्ट मिलते हैं, नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर इसमें कौन होगा, तो नाइलॉन 6 क्या दिया हुआ है, नाइलॉन 6 अब पूछ रहा है आपको क्वेश्चन कि इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर जो होगा वो कौन सा पॉलीमर जो है आपका कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमर तो ये आपका स्टेरीन एडिशन से बनता है, टेफ्लॉन एडिशन से बनता है, नायलॉन 6 एडिशन से। तो एडिशन में कोई नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये तीनों एडिशन से, तो क्या होगा, रबर होगा। आइसोप्रीन से इसका फॉर्मेशन होता है, रबर। कौन सा होगा, रबर। ये क्वेश्चन AIPMT 2007 में पूछा और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में भी 1999 में पूछा है। इसमें से कौन से पॉलीमर जो होंगे वो संघनित पॉलीमर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज प्रेजेंटिंग, RPMT में क्वेश्चन 2011 में पूछा है। कहता है कि वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका किसमें होता है, तो इलास्टोमर्स में। फॉर्मेशन किससे होता है, तो नियोप्रीन। फॉर्मेशन किससे, तो नियोप्रीन। सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें होगा, नियोप्रीन में होगा। ये आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होता है, ये पॉलीएस्टारीन है, एडिशनल पॉलीमर्स होगा। टेरिलीन भी आपका वैसा ही कुछ पॉलीमर्स है, टेरिलीन। तो कौन सा होगा आपका, नियो, कौन सा पॉलीमर लिख सकते हैं, नियोप्रीन पॉलीमर्स लिख सकते हैं, नियोप्रीन पॉलीमर्स। ये क्रॉस लिंक्स और ये आपको इलास्टोमर्स होता है। नेक्स्ट आपका कहता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर बेकेलाइट इज फॉर्म बाय। कहता है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आपका बेकेलाइट होता है।
यानी जब इसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, थर्मोसेट कर जाता है, हार्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, जम जाता है। फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ फेनॉल, फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, तो जरा सा याद कीजिए, करवाए थे रिएक्शन हम ऐसे करके, ये फेनॉल था और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, CH2 के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाए, फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाए थे। इसमें ये ट्रिपल ई यानी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा है ऑप्शन सी, फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाएंगे। तब नाइलॉन इज एन एग्जांपल, अब पूछ रहा है कि नाइलॉन जो है वो आपका एग्जांपल है, तो नाइलॉन किससे फॉर्मेशन होता है, नाइलॉन जो होता है वो एमाइड लिंकेज से बना होता है, पॉलीएमाइड्स का फॉर्मेशन होता है। नाइलॉन का कहीं चर्चा है या पॉलीएमाइड का कहीं चर्चा है तो वहां पर समझ जाएंगे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, नाइलॉन का। तो नाइलॉन एक एग्जांपल है, चाहे नाइलॉन 2 हो या नाइलॉन आपका नाइलॉन 2 या फिर नाइलॉन 6 हो, नाइलॉन 26 हो या नाइलॉन 66 हो, तो वो किससे बना होता है, तो पॉलीएमाइड से बना होता है, तो पॉलीएमाइड लगा देंगे। ये भी आपका नीट में पूछा था क्वेश्चन, मेडिकल में यूजी में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रेजुएट में 2013 में। आप पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, कहता है कि नियोप्रीन का मोनोमर कौन है, यानी नियोप्रीन आपका पॉलीमर है तो वो किससे बना हुआ है, तो नियोप्रीन जो पॉलीमर होता है वो 2-क्लोरोब्यूटाडाइन से बना होता है, 2-क्लोरोब्यूटाडाइन से बना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, इसका लिखेंगे तो आपका क्या है, ब्यूट 1 इन 3 आइन है, यहाँ पर 2-ब्यूटाडाइन है और यहाँ पर 2-क्लोरोब्यूटाडाइन, यानी कौन सा ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन होगा, पूछ रहा था नन ऑफ दिस, वो तो होगा नहीं। नेक्स्ट आता है कि पॉलीएमाइड्स कौन होगा, तो पॉलीएमाइड्स आंख बंद करके टिक, और नाइलॉन 6 अभी बोले थे नाइलॉन पॉलीएमाइड, ठीक है, ये आपको ट्रिपल ई 2005 में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड, तो फुल्ली फ्लोरिनेटेड किसमें होता है, टेट्राफ्लोरो TF2 किसमें, ये जो होता है टेट्राफ्लोरो में होता है, तो टेफ्लॉन, कौन सा ऑप्शन होगा, टेफ्लॉन, कौन सा ऑप्शन होगा, टेफ्लॉन। टेट्राफ्लोरो का कहानी पूछ रहा था, तो टेट्राफ्लोरो इसमें जो होता है, इसमें किसमें होगा, टेफ्लॉन में। ये विनाइल लिंकेज से बना होता है, पॉलीविनाइल लिंकेज, PBN दिया हुआ है, क्या है, कहां गया क्वेश्चन, टेफ्लॉन हो गया, निप्लॉन। ये पॉलीविनाइल लिंकेज होगा, ब्यूना जो होते हैं 2 एडिशनल पॉलीमर से होता है, ये भी आपका वैसा ही पॉलीविनाइल लिंकेज होता है एक्राइलोनाइट्राइल का। अब देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीमर ऑफ कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम से कौन सा पॉलीमर का निर्माण होता है, तो कैप्रोलैक्टम से क्या बनता है, नाइलॉन 6, कैप्रोलैक्टम से क्या बनता है, नाइलॉन 6 का निर्माण कैप्रोलैक्टम से होता है, नाइलॉन 6 का निर्माण कैप्रोलैक्टम से नहीं होता है, ये भी एडिशन पॉलीमर है। तो कैप्रोलैक्टम सिंगल है, तो ये आपका होमोपॉलीमर्स होते हैं, ये आपके कोपॉलीमर्स होते हैं, ये आपके ये भी आपके कोपॉलीमर्स होता है, टेरिलिन भी आपका क्या आता है, तो ये नहीं होगा, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, ये भी क्वेश्चन ये आपको बिहार बोर्ड में पूछे हुए था क्वेश्चन 2009 में। नेचुरल पॉलीमर जो होता है, नेचुरल रबर जो होता है वो पॉलीमर होता है किसका, जितने भी आइसो सिस आपको सिस आइसोप्रीन, ऑल सिस आइसोप्रीन जो होता है। ट्रांस वाला जो होता है वो आपका, जो ट्रांस वाला होता है वो आपका क्या बोलते हैं, जो जितने भी ट्रांस वाले पॉलीमर्स होंगे तो कितने थे, ट्रांस आइसोप्रीन का नहीं, नेचुरल पॉलीमर्स ऑल सिस आइसोप्रीन इसमें लिख सकते हैं। ऑप्शन क्या था, ट्रांस होगा नहीं, कोसिस यानी सिस और ट्रांस दोनों, नन ऑफ दी, इसको टिक करेंगे। PMA पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलोनाइट्राइल जो है पॉलीमर है, मोतीलाल नेहरू रिसर्च यूनिवर्सिटी 1995 में पूछा था इस पे ये क्वेश्चन, तो मिथाइल क्या, एक्राइलोनाइट्राइल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्लोन इज ए पॉलीमर ऑफ, ऑर्लोन का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, तो एक्राइलोनाइट्राइल से होता है, किससे होता है, एक्राइलोनाइट्राइल से ऑर्लोन का निर्माण होता है, ठीक है। ये भी आपका AFMC में क्या था, क्वेश्चन पूछे हुए था, हो गया, लिखिएगा, इधर वाला मिटा दे, कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे, मिटा दे, चलिए अभी पॉलीमर का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन तो पूछेगा, जितना क्वेश्चन बताते हैं बस उतना ही पढ़िएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी में से कहीं एक क्वेश्चन, इसी से कोई क्वेश्चन रहेगा, और जितना पॉलीमर में हमने पढ़ा दिया उससे अधिक देखना नहीं है कहीं, ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, इससे अधिक आपको देखना नहीं है। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, इसमें से कौन जो है तो नेचुरल पॉलीमर है। ये क्वेश्चन आपका नीट 2020 में पूछा गया, किसमें पूछा गया है, नीट 2020 में।
इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ था 614 पॉलीआइसोप्रीन, 614 पॉलीआइसोप्रीन। दूसरा ऑप्शन था 6,4 पॉलीआइसोप्रीन पॉलीब्यूटाडाइन स्टाइरिन, पॉलीब्यूटाडाइन आइसोप्रीन, ये दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ था पॉलीब्यूटाडाइन और एक ऑप्शन इसमें और था पॉलीब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल। ये आपका किसका क्वेश्चन था? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलीमर विच इज यूज्ड एज, ये क्वेश्चन था द पॉलीमर, 19 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। द पॉलीमर विच इज यूज्ड एज the substitute for wool making, the substitute for wool making commercial fibers, ये आपको उड़ीसा नीट में पूछा गया था। ये भी आपका 2020 में ही पूछा गया था 2K20 में। कुछ ऑप्शन आपको दिए गए थे इसमें, मेलामाइन नाइलॉन 66, मेलामाइन नाइलॉन 66, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूना एन ऐसा ही। अब देखिए क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रबर। नीट 2020 का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है तो क्या नेचुरल रबर कितने होंगे? जितने भी 6 पॉलीआइसोप्रीन होते हैं। पॉलीब्यूटाडाइन तो होगा नहीं, ब्यूटाडाइन आइसोप्रीन नहीं होगा, 1,4 पॉली 6 वाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पॉलीब्यूटाडाइन नहीं होगा, पॉलीब्यूटाडाइन ये भी नहीं होगा, ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है कि पॉलीमर विच का इस्तेमाल, ये तो सब्स्टिट्यूट, ये तो आपको क्वेश्चन में भी करवाए, मतलब जब पढ़ा रहे थे इसका तो वहां पर भी करवाए थे कि आपको सब्स्टिट्यूट फॉर वूल कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो बनाया जाता है तो उसका उपयोग जो है किस पॉलीमर का करते हैं, तो ये आपको पढ़ाया जा चुका है। किसका? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो अर्जेंट पे पूछा गया हो क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, the biodegradable polymer is, ये भी आपको नीट 2020 में पूछा गया है। नीट 2020 का था, 2020 का तो ऊपर क्वेश्चन, नीट 2019 में एक ही क्वेश्चन पूछता है इसे। नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, और ऑप्शन दिया हुआ था। पहला ऑप्शन था आपका ब्यूना एस, दूसरा ऑप्शन था आपका नाइलॉन 6, तीसरा ऑप्शन था आपका नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 ये था, और एक ऑप्शन इसमें और दिया हुआ था क्या, नाइलॉन 6, एक ऑप्शन क्या था, नाइलॉन 6। अब पूछ रहा है तो इसमें क्या होगा, नाइलॉन 6 एडिशनल पॉलीमर, नाइलॉन 6 भी एडिशनल पॉलीमर होते हैं। नाइलॉन 6 वही होगा, ब्यूना एस आपका एडिशनल पॉलीमर है। बायोडिग्रेडेबल में 2 पढ़े हम लोग, अल्फा PBHB ये पढ़े हैं, और ये क्या पढ़े थे, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये आपके थ्योरी की कॉपी को पढ़िएगा तो उसमें हमने लिखवाया है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, सेपरेट पढ़ाए हैं, क्लासिफाई किए थे वहां पर, तो वहां पर नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 का कहानी दिया गया है कि आपको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब जेईई मेंस का एक क्वेश्चन करवा दे, जेईई मेंस का एक क्वेश्चन करवाते हैं, मिटा दे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग जेईई मेंस का कर ले।
उसमें भी पूछा है, और इसको तौबा तौबा बाय बाय करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, ये आपको 2000 मेंस जेई मेंस आपका 2019 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। 20 का मेरे पास अभी नहीं आया है, इसमें एडिंग नहीं है, आएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन था CH2 डबल बॉन्ड C HCN, और इसी में एक और चीज लगा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये था। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ था CH2 कहते हैं H2N CH2 COOH, और एक ऑप्शन था इसमें, इसी में एक और चीज था लिखा हुआ H2 एंड करके है, एंड करके H2N तीसरा ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर 3 था OH CH2 OH एंड COOH बेंजीन रिंग COOH, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ था इसमें यही आपका क्वेश्चन था, यही आपका क्वेश्चन था। जेई मेंस का क्वेश्चन है, पूछ रहा है द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, जेई मेंस 2019 में पूछा था। ये आपका दिया हुआ है, ये दोनों का फॉर्मेशन होगा तो किसका निर्माण होगा, ब्यूटाडाइन और ग्लाइको, क्या ये क्या था, ग्लाइकोसाइनाइड का पॉलीमर। तो इसका ये दोनों का अगर इस दोनों को मिलाइएगा तो इससे क्या बनता है, ब्यूना एस का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों को मिलाएंगे, जो आपका नीचे दिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो ये आपका डेक्रोन और टेरिलीन का फॉर्मेशन करता है। ये डेक्रोन और टेरिलीन का फॉर्मेशन ये करता है। कॉपी खोल के देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट में कॉपी खोल के आप वीडियो को देखिएगा इससे पहले वाले, तो वहां पर भी आपको पता चलेगा कि ये आपका ब्यूना एम है, ब्यूना एम का, ये आपका ब्यूना एस का फॉर्मेशन करता है। पूछ क्या रहा था, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ना ये होता है, ना ये होता है, ना ये होता है। ये जो आपका पॉलीमर होगा, ये आपको कौन सा पॉलीमर होगा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट वन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, पॉलीमर चैप्टर को लास्ट किया। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।